हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल को लेकर के। इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ धीरे धीरे एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोगों को बात करनी है अपने एग्रीगेट फंक्शंस को लेकर के कि आखिर एग्रीगेट फंक्शंस है क्या। तो पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि आखिर अपने पास में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस के मैंने आपको टाइप भी बताए थे, जैसे कि फंक्शंस आपके पास दो टाइप के थे, एक था बिल्ट इन फंक्शन, एक था आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। साथ साथ में दोस्तों मैंने आपसे ये भी कहा था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस अपने लिए इतने इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने पास जो टॉपिक था बेसिक, यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्ट इन जो फंक्शंस आपके पास है ये फिर आपके पास अलग अलग टाइप के थे, जो कि था आपके पास में एक था जिसको अपन ने बोला था यहाँ पर टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस, दूसरा अपने पास था यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शंस और तीसरा अपने पास था डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो इसके बाद हम लोग साथ में जो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फंक्शंस आपके पास सिंगल रो होते हैं और कुछ मल्टीपल रो। तो जो मल्टीपल रो वाले फंक्शंस है वो सारे आपके पास होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पर हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं कि क्वेरीज को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और आप यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा अपने पास ऑर्डर बाय क्लॉज, और इस ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ साथ हम लोग आगे जाते हुए डिस्कस करेंगे अपने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी। एग्रीगेट फंक्शंस में दोस्तों अपने पास सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, काउंट है, ये सारे फंक्शंस भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रुप बाय के साथ में भी होगा और साथ में हम लोग यहाँ पर हैविंग क्लॉज को भी यूज करने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेरी के बारे में, आखिर क्वेरी होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या था आपके पास में, क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल। तो क्वेरी आखिर है क्या। दोस्तों हम कह सकते हैं क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट। बेसिकली क्या है, आपके पास एक टाइप का कमांड है, एक टाइप की रिक्वेस्ट है फॉर डेटा और एन इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन द डेटाबेस। तो आपने बेसिकली एक रिक्वेस्ट करी या आपने कुछ कहा कि ये आपको काम करना है पर्टिकुलर टेबल पे या अपने डेटाबेस के ऊपर, वो एक्शंस आपके या कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होते हैं, परफॉर्म होते हैं आपके डेटाबेस के ऊपर। क्वेरिंग कैन रिट्रीव डेटा, यानी कि आप यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव के लिए आप यहाँ पर जो यूज करते हैं वो होती है आपके पास सेलेक्ट क्वेरी। इसी तरीके से आप एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपनी इंसर्ट क्वेरी। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि वो डेटा जो आपने पहले से स्टोर कर रखा है लेकिन अब आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं अपनी अपडेट क्वेरी। और इसी तरीके से अगर आपको वो रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट अब नहीं है तो फिर आप उस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिलीट क्वेरी। और परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो आप अपने डेटाबेस पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए भी कुछ ऑपरेशंस या यहाँ पर क्वेरी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो एग्जाम्पल लेकर के आगे चलने वाला हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे इस टेबल को लेकर के। तो बेसिकली सपोज मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ अपने पास है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4, 4 रिकॉर्ड है। इसमें एक अपने पास एम्प्लॉय आईडी है, देन अपने पास फर्स्ट नेम है, ऐसी अपने पास लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और साथ में इनमें कुछ वैल्यूज भी लिखी है, जैसे ये कुछ नाम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और डिपार्टमेंट में देखें तो अपने पास सेल्स के 2 लोग हैं, एक एचआर में है, एक आईटी में है। और इनके ऊपर अब अगर हम लोग कुछ कंडीशंस लगाते हैं, कुछ क्वेरीज लगाते हैं, जैसे कि मुझे ये देखना है कि जो एचआर है जिसका डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी क्या है, या मैं देखना चाहता हूं कि जो आईटी वाले जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है। सपोज ऐसे ही अगर मैं लेना चाहता था कि एचआर डिपार्टमेंट जो है उसकी आईडी क्या है, ऐसे कुछ भी अगर आप कमांड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। खैर, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास एक क्वेरी है दैट इज क्रिएट टेबल। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करें, क्रिएट टेबल क्वेरी को यूज करें। अब देखिए ये जो टॉपिक्स हैं वो शायद आपको 11th क्लास वाला भी याद आ रहा होगा। 11th क्लास में आपने बेसिक्स कुछ डिस्कस कर रखे थे, और यहाँ पर जो अपने पास में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है वो वापस रिवीजन था। तो रिवीजन में आपने ये सारे टॉपिक्स देख रखे हैं और साथ में आपने प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम लोग अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ हम लोग, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज करेंगे उसमें मोस्टली हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेलेक्ट पे। और सेलेक्ट पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास बनते हैं, साथ में अपडेट क्वेरी को लेकर के भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से मैं आपको आगे यहाँ ऑल्टर के और कुछ चीजें और बताऊंगा। लेकिन हालांकि ऑल्टर अपने कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। थोड़े थोड़ी सी चीजें हम लोग बस यहाँ डिस्कस करते हैं, स्पेशली हम हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ अपने पास होता है क्रिएट टेबल, फिर आप लिखते हैं टेबल का नाम। जैसे आप नीचे देखें तो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज। इस एम्प्लॉय में अगर आप देखें तो आपके पास एक अपन कह सकते हैं कि एक तो है एम्प्लॉय, दूसरा है आपके पास फर्स्ट नेम, थर्ड है लास्ट नेम, फोर्थ है डिपार्टमेंट और वैसे ही है सैलरी। अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा था कि इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर आप यही टेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक तो बताएंगे एम्प्लॉय आईडी जो कि 1 2 3 4 इस तरीके से है, ऑटो इंक्रीज हो रही है, 1 के बाद ऑटोमेटिक 2। एक नया रिकॉर्ड आएगा तो दोस्तों उसकी आईडी क्या हो जाएगी 5, फिर एक और रिकॉर्ड डालोगे तो 6 7 8 इस टाइप से। तो ये तो आपके पास क्या है, प्राइमरी की बन जाएगी और साथ में ऑटोमेटिक इंक्रीज भी होगा। अब फर्स्ट नेम में आप क्या है, क्योंकि कैरेक्टर डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 4 है। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर कितना लेना चाह रहे हैं, लास्ट नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट का मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेना चाह रहे हैं और सैलरी आप यहाँ पर किस टाइप की ले रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरकेर है, वैसे ही आपके पास वहां पर आप फ्लोट में या इंटीजर में उसकी सैलरी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, हमने यहाँ जाकर के लिखा है एम्प्लॉय, जिसकी कह सकते हैं डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर है, साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी है और आपने इसको प्राइमरी की भी बनाया हुआ है। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट नेम की बात करें तो आपके पास है वेरकेयर 50 कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे, कॉमा करके लास्ट नेम में आपके पास वेरकेयर 50 है, डिपार्टमेंट में वेरकेयर 50 है और सैलरी में हम लोग यहाँ ले रहे हैं दोस्तों डेसिमल प्लेसेस में हम लोग ले रहे हैं, डेसिमल है जिसमें 10 और पॉइंट के बाद आपके पास 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपके पास में डेटा का टाइप है और ऐसे लिखने पर MySQL में दोस्तों ये लिखने पर, ये क्वेरी लिखने पर आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। अब देखिए टेबल जो बन जाएगी वो ऐसी बनेगी, लेकिन आपके पास ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं आएंगे, तो रिकॉर्ड हमको यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं कि इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, इससे लिखने पर बस आपके पास एक क्वेरी जो हम लोग लिखेंगे उससे हमारे पास क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इंसर्ट क्वेरी। क्या लिखते हैं आप, सिंपल सा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जैसे कि एम्प्लॉय है, तो हमारे पास सिंटेक्स तो था इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर जो भी कॉलम्स आप डालना चाहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्योंकि लिखा था कि जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वो तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, जो डिपार्टमेंट है और जो सैलरी है वो हम डाल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो कॉलम्स आपको लिखने पड़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स आप मतलब सारे के सारे फील्ड में अगर आपको वैल्यू डालनी है तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं जो कि आपके पास है एम्प्लॉय आईडी। तो इस केस में फिर आपको यहाँ पर ये सारे कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, देन आप लिखते हैं वैल्यूज, और ये जो आपने लिखा है जॉन, तो दोस्तों ये जो आपके पास वैल्यू है वो जाएगी फर्स्ट नेम में, देन जो आपने वैल्यू लिखी है वो जाएगी लास्ट नेम में, देन आपने यहाँ पर जो लिखा है वो जाएगा डिपार्टमेंट में, और फाइनली आपने जो भी यहाँ सैलरी बताई है वो जाएगी सैलरी में। तो हुआ क्या था कि आपके पास में एक टेबल क्रिएट हुई हुई थी, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास बने हुए थे। अब फर्स्ट जो कॉलम था आईडी वाला, ये ऑटोमेटिक इसमें 1 रख देगा, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद उसकी डिपार्टमेंट और उसके बाद उसकी सैलरी, यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर दोस्तों यही कमांड हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें वैल्यूज अगर हम बदल देंगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर फिर से कुछ एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा और वैल्यू रख देगा 2। अगर हम फिर से इसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं वैल्यूज चेंज करके तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर 3 कर देगा, और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू आपकी यहाँ ऐड होती जाएंगी। एक और रिकॉर्ड डालेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारे रिकॉर्ड ऐड है, और फिर अगर आप एक और रिकॉर्ड डालेंगे तो 5 करके वो आपकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो 5 रिकॉर्ड आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में कह सकता हूँ कि आगे तक यही लेकर के चलने वाला हूँ।
तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एक टेबल आप जरूर क्रिएट करें। आप वापस देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे आकर के, इस तरीके से आपको अपने MySQL में क्या करना है, बस एक ये स्टेटमेंट लिखना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और डेटाबेस क्रिएट करना भी आपको आता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आप लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, यूज, और फिर आपका उस डेटाबेस को आप यूज करते हैं ताकि वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके अंदर यानी कि जो आपका डेटाबेस आ गया है, ठीक है, जिसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एसएस कर दिया है, इस डेटाबेस के अंदर आपको क्या बनानी है, एक टेबल, और इस टेबल के अंदर आपको रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अगर आप ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट, तो ऐसे करके आपकी वैल्यूज जो है वो आप यहाँ ऐड करते जाएंगे। अब देखिए, वैल्यू आपने ऐड कर दी है, बहुत सारे रिकॉर्ड आपके हो चुके हैं। अभी हमने इसमें जैसे 5 रिकॉर्ड लिखे थे, तो अब हम चाहते हैं कि उससे डेटा को लेना। तो आपके पास क्या है, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएगा, ये सेल जो आपके पास में डिपार्टमेंट नहीं बताएगा, और साथ साथ में ये आपको सैलरी भी नहीं बताएगा। क्या बताएगा आपको, केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इस तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड लेकर के आएगा, लेकिन कॉलम्स आपके सामने कितने रखेगा, केवल 2। अगर आप सारे कॉलम्स चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार। आपको अच्छे से याद होगा, हमने पहले भी देखा है, हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार, और उसके बाद है फ्रॉम, और टेबल का नाम जो भी है आपके पास, जैसे कि यहाँ हम लोग ले रहे हैं एम्प्लॉइज। तो ये क्या करता है, सारे कॉलम्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स को लेना, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद सपोज आप यहाँ पर मैं लेने वाला था, सपोज कि फर्स्ट नेम है, इसी तरीके से मैं लास्ट नेम नहीं लेना चाहता, मैं डिपार्टमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो आप डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लगता है तो आप उसका सैलरी भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप सारे लेना चाहते हैं तो स्टार लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर वो अपने कॉलम्स बता सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 कॉलम्स लिए हैं। कौन सी टेबल से डेटा लेना है, तो दोस्तों टेबल तो अपने पास पहले से बना रखी थी हमने, ये वाली, इसमें 5 रिकॉर्ड हम लोग डाल चुके हैं। अब इस टेबल में से, यानी कौन सी है, एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय टेबल में से अगर आपको डेटा लेना है तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉइज, और साथ में आपने लगा दी एक कंडीशन। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड आपको दे देगा, लेकिन कॉलम कौन कौन से दिखाएगा, केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं केवल सेल्स वाले का डेटा डिस्प्ले करना है। तो सेल्स वाले में आपने देखा था कि 2 रिकॉर्ड आपके पास थे। ठीक है, तो वो आपके सामने इस तरीके से 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूं, हमारे पास ये टेबल थी, सेल्स में एक ये रिकॉर्ड आएगा और एक ये वाला रिकॉर्ड। मतलब क्या होगा, केवल ये नाम आपके सामने आएगा और दूसरा आपके पास ये वाला नाम आपके सामने आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम 1 और 2 रिकॉर्ड, और वैसे ही लास्ट नेम में भी 1 और 2 रिकॉर्ड आपके सामने आने वाले हैं, जिनकी डिपार्टमेंट कौन सी है, सेल्स, जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उन्हीं का डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने लिखा था वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है एक अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या करता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अपडेट। ठीक है, और अपडेट यहां पर जो है हम लिखते हैं अपडेट। ये तो अपडेट क्वेरी का लिखा हुआ था, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगा आपको। तो मैं लिख देता हूं अपडेट, कौन सी टेबल को करना है, एम्प्लॉइज, जो अभी हमने 5 रिकॉर्ड उसमें डाल रखे थे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। वैसे हमने 5 यहाँ पर एज्यूम किए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इनमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और से जो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सैलरी यहाँ पर बताई गई है। तो हमको किसको चेंज करना है, हम लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। इस टेबल को अपडेट करना है, जिसमें सेट करना है सैलरी इक्वल्स टू 5500। ठीक है, तो यहाँ 50,000 है। ठीक है, तो हम क्या करें, सेट सैलरी इक्वल्स टू 50,000। अब ये क्या करेगा, सैलरी सबकी 55,000 कर देगा, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं वेयर क्लॉज, जिसका फर्स्ट नेम ये वाली वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट नेम जिसका जॉन है, तो फर्स्ट नेम जिसकी ये वैल्यू है, एंड मतलब यहाँ दूसरी कंडीशन भी है कि जिसका लास्ट नेम आपके पास ये भी होना चाहिए। तो जॉन नाम से आपके पास 5-7 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 2 रिकॉर्ड हो सकते हैं, सबकी नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जिसका फर्स्ट नेम ये है और आपके पास लास्ट नेम ये है, इन दोनों कंडीशन को हमने एंड के साथ, एक एंड आपके पास में कह सकते हैं ऑपरेटर भी होता है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर उसको ज्वाइन करवा रहे हैं। ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है,
तो उसकी सैलरी जो भी रही हो हम कितनी करें 55,000। बैक करके देखते हैं अभी इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, यहाँ उसके पास जो सैलरी है वो कितनी है 50,000। तो यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन थी जिसका फर्स्ट नेम ये हो और साथ में जिसका लास्ट नेम ये हो, उसकी सैलरी जो अभी 50,000 है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 55,000, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया था अपडेट कमांड। आई थिंक दोस्तों आपको ये अपडेट कमांड समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आती है डिलीट क्वेरी। हम डिलीट करना चाहते हैं, कोई कंडीशन अपने पास है तो उस रिकॉर्ड को हम चाहते हैं अब हम डिलीट कर दें। अगर आप यहाँ पर दोस्तों ये वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके पास टेबल में, 1 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड या 5,000 रिकॉर्ड भी हो, सब डिलीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये तो वही है, एग्जाम्पल ऑफ डिलीट क्वेरी है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करने, अगर आप यही सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो आपने क्या करा है, कंडीशन लगाई, आपने क्या बोला, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू डो। तो इस तरीके से क्या कर देगा कि ये आपकी जो कंडीशंस हैं, जिसका फर्स्ट नेम ये और जिसका लास्ट नेम ये है, उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, बाकी नहीं। तो जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड था वो वाला आपका डिलीट हो जाएगा। अभी आपके पास इसमें 5 रिकॉर्ड्स थे, अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो 5 की जगह आप कितने बच गए, 4 रिकॉर्ड आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दोस्तों, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, अगर बाय द वे आ जाए, जैसे पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया ऑल्टर टेबल को लेकर के, तो वो फिर आपका बोनस बन जाता है। तो कोर्स में ही नहीं है आपके पास ऑल्टर टेबल, ठीक है। तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑल्टर टेबल क्या करता है। आपकी एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे आप एक रिकॉर्ड नहीं, यहाँ आप कह सकते हैं कि एक कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके पास डीडीएल कमांड हो सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कमांड है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ऑल्टर टेबल, और फिर जो भी टेबल का नाम है उसमें जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो लिखेंगे ऐड, फिर कॉलम का नेम और उसका डेटा का टाइप। जैसे अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सपोज कि आप वहां पर सिटी लिखना चाह रहे हैं, एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख देंगे ऐड, फिर आप लिख देंगे सिटी और फिर आप उसका डेटा का टाइप जैसे कि वेरकेयर 50 आप लिख सकते हैं। अगर आप अपनी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ड्रॉप, ठीक है। या आप डेटाबेस को भी डिलीट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ड्रॉप। अपन क्या लिखेंगे, ड्रॉप और फिर टेबल का नाम, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल है एम्प्लॉय वाली, वो कंप्लीट टेबल आपकी यहाँ से डिलीट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कमांड्स थे। खैर, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करें वो है की टाइप्स ऑफ MySQL के अंदर, वो है ज्वाइन क्वेरी। अब देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा, अपना जो चैप्टर नंबर 8 है, उस चैप्टर नंबर 8 में बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पर अपने पास एक ही पार्ट आने वाला है, दैट इज ज्वाइन क्वेरी। तो ज्वाइन में अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। तो इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन जो है ऐसे टॉपिक्स हैं। तो अपने कोर्स में जो है वो अपने पास क्या है, केवल अपने पास है यहाँ पर इक्वी ज्वाइन। तो वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ता है 2 अलग अलग टेबल्स, और उस टेबल्स में से कुछ डेटा जो दोनों टेबल में कॉमन है वो अगर आप लेना चाहें तो वो आप करते हैं यहाँ पर ज्वाइन क्वेरी के साथ। ज्वाइन का मतलब क्या है, सपोज एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। इस टेबल ए में बहुत सारा डेटा है, लेकिन कुछ ऐसा डेटा है, वही डेटा आपके पास टेबल बी के अंदर में भी है। तो ये वाला रिकॉर्ड जो आपका डेटा है, ये डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई आप करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन बस एक छोटी सी स्लाइड अगर आप देखें तो दोस्तों वो पूरा चैप्टर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपका मतलब हर बार फिक्स क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास इस स्लाइड से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, 2 टेबल्स हैं आपके पास। मैं एज्यूम करता हूं कि एक टेबल है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, ये वाली अलग टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर कोई और टेबल भी हो सकती है। तो ज्वाइन का मतलब क्या है, कंबाइंस रोज
फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स में से आप जब डेटा कंबाइन करके लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन क्वेरी लगाते हैं बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम्स। ऐसे कॉमन कह सकते हैं कि कॉलम्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, बिटवीन देम। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं सीधा ही, सेलेक्ट एम्प्लॉइज डॉट फर्स्ट नेम। तो हमारे पास जो एक टेबल है, ठीक है, मैं इसको एक ऐड कर देता हूं यहाँ पर। एक टेबल है जिसका नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। इस एम्प्लॉय में क्या था, आपके पास एम्प्लॉय की आईडी थी और यहाँ आपके पास था फर्स्ट नेम और ऐसे ही आपके पास था लास्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या था, और डिपार्टमेंट था एक, ठीक है, आपको याद होगा हमारे पास था डिपार्टमेंट और एक था आपके पास सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 कॉलम्स थे। अब हमने यहां से क्या सेलेक्ट करना है, केवल फर्स्ट नेम, ठीक है। कौन सी से, एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय से क्या लेना है आपको, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, कॉमा करके हम लिख रहे हैं डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो ये देखिए, एक टेबल का नाम तो क्या है आपके पास, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। दूसरी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम। और तीसरा आपको क्या चाहिए, आपको डिपार्टमेंट्स जो एक टेबल है उसके अंदर से आपको चाहिए डिपार्टमेंट का नाम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और टेबल है और इस टेबल के अंदर आपके पास एक होगा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूं डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर और भी हो सकता है कॉलम्स हो, अब हमको करना क्या है, इसके अंदर से हमको लिखना है फ्रॉम एम्प्लॉइज। हमको एक तो एम्प्लॉइज टेबल से लेना है और ज्वाइन किस पे करना है, तो आगे लिखेंगे ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। किस पे करना है, एम्प्लॉय से ले रहे हैं, ज्वाइन किस पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे। तो ये 2 टेबल्स हैं, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी आपके पास जो थी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह पर जो डिपार्टमेंट की आईडी थी, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपको याद होगा 5 रिकॉर्ड हम लोग ऐड कर चुके हैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो आपके पास है। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये है आपके पास एम्प्लॉय वाली, ठीक है, और ये जो दूसरी थी आपके पास उसका नाम था डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या था, डिपार्टमेंट। अब मुझे क्या क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड लेना है, वापस देखिए, मुझे यहाँ से चाहिए केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ से मेरे को चाहिए था ये जो भी था फर्स्ट नेम था ये चाहिए, और यहाँ से मुझे चाहिए लास्ट नेम, और साथ में इस वाली टेबल में जिनकी आईडी ये और ये मैच हो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं 7 8 यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम हो। तो मुझे यहाँ से चाहिए सपोज सेल्स, ठीक है, या फिर मुझे कुछ और चाहिए, ऐसे अलग अलग आपके पास डिपार्टमेंट की आईडीज के बेसिस पर आपके डिपार्टमेंट के नाम होंगे। तो वो जो भी आपके पास है वो सब आपको निकाल के देगा इस टेबल से, और उस टेबल से डेटा उठाएगा और वो आपको यहाँ ला करके दिखा देगा, ठीक है, जिसमें दोनों की आईडी आपके पास सेम है। इसमें भी 1 है, उसमें भी आईडी में भी अगर आपके पास में 1 1 है तो वो डेटा आएगा, 2 2 है तो वो डेटा आएगा। ऐसे 2 टेबल से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं, इसको मैं आपको आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अब अपना मेन जो टॉपिक है वो आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब जिसमें अपन कह सकते हैं अरेंज करना है डेटा को। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्डर बाय के साथ आप यूज करेंगे, या तो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कुछ वैल्यूज है बिखरी हुई लाइक 2 1 4 3, तो आप इसको 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूमेरिक पे करेंगे या फिर आप ABCD फॉर्मेट में ले सकते हैं अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो, ठीक है। अब ये जो है जैसे 1 2 3 4 है, तो आप जानते हैं कि अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 ये कौन सा है, असेंडिंग है अपने पास। और अगर अपने पास ऐसा होता 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता आपके पास, ठीक है, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ले सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप सॉर्टिंग कहते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, असेंडिंग। तो इस तरीके से हम लोग एक बार यहाँ डिस्कस करते हैं कि आपके पास सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे,
ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है टू ऑर्डर रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। अब देखिए ओरिजिनल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर सपोज कि ऑर्डर कह सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे तो आपके ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वहां से डेटा उठा के लेकर के आएगा। जो डेटा आया है, ठीक है, जो उसकी कॉपी आई है उस कॉपी में वो क्या करता है, यहाँ पर सॉर्टिंग कर देगा। तो लिख सकते हैं द ऑर्डर रिकॉर्ड इन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी इन MySQL यू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को ऑर्डर करना तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है। दिस क्लॉज सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। एक है, एक से ज्यादा पे कर सकते हैं, वो या तो होगा असेंडिंग या होगा डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं ASC और डिसेंडिंग के लिए लिखते हैं DESC, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो कौन सा ऑर्डर होता है आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इसका बेसिक सिंटेक्स कैसा होगा, आप लिखते हैं सेलेक्ट, जो भी आप कॉलम ले रहे हैं लाइक 1 2 और फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम, जैसे कि आप लिख सकते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय कैसे लगा रहे हैं आप हो सकता है कि सैलरी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, जिसकी सैलरी सबसे कम है वो ऊपर आए या जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ये तो सैलरी पे लगा सकते हैं। आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि जो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो वैसे आपके पास जैसे कि सेल्स वाला भी है, HR का भी है, या आपके पास ऐसी कुछ और डिपार्टमेंट भी है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहे हैं, आप ID के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय कॉलम लिख सकते हैं, जैसा मैं लिख देता हूं सपोज कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि सैलरी, और सैलरी को अगर आप लिखना चाहते हैं या तो लिखेंगे ASC, नहीं लिखेंगे तो भी असेंडिंग है, आप लिख सकते हैं DESC, तो डिसेंडिंग आ जाएगा। एक से ज्यादा कॉलम पे अगर आप करना चाहें तो फिर कॉमा करके वो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है सिंगल कॉलम पे आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, फिर डिसेंडिंग देख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, 2 चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, ऑर्डर बाय लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट नेम था आपके पास उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी लास्ट नेम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाने वाला है। इसमें मैंने नहीं लिखा है तो भी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय लास्ट नेम DESC। अगर डिसेंडिंग है तो आप DESC लिखेंगे, और असेंडिंग है तो आप चाहें तो लिख भी सकते थे यहाँ पर ASC और फिर आप सेमीकोलन लगा सकते थे। अगर आप बाय द वे नहीं भी लिखते हैं तो ये भी सही है, ये भी बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ही देता है। तो असेंडिंग में चाहिए तो ASC, डिसेंडिंग में चाहिए तो DESC, और ये अपन ने किस पे किया है दोस्तों, सिंगल कॉलम पे। लेकिन अगर आपको लगता है मल्टीपल कॉलम पे लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप लेना चाह रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट है उसको अगर आप असेंडिंग में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और लास्ट नेम को आप लेना चाह रहे हैं डिसेंडिंग में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ साथ में आप यहाँ पर जो ऑर्डर बाय यूज करते हैं वो कई बार आप एग्रीगेट फंक्शंस में भी यूज करते हैं, तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कॉलम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। कॉमा करते करते आप लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, उसको किस में रखना है, लास्ट नेम उसको किस में रखना है, कॉमा करके आप एक और स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्नेहा, तो दोस्तों स्नेहा नाम की हो सकता है 2 से 3 स्टूडेंट है क्लास में। अब स्नेहा के बाद जो है वो उसका लास्ट नेम आता है, तो हो सकता है कि लास्ट नेम में भी 2 लोग कॉमन है। एक स्नेहा है, सपोज कि वो स्नेहा परिहार, दूसरी है स्नेहा जोशी, तीसरी है सपोज स्नेहा राठी। अब स्नेहा राठी 2 लोग हैं, तो पहले कौन सी वाली स्नेहा आनी चाहिए वो आप हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से दिखाना चाह रहे हैं, सिटी के हिसाब से दिखाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक या एक से ज्यादा बार भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय के अंदर। लेकिन ऑर्डर बाय आपको एक बार ही लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट जो भी लिखा है तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम असेंडिंग, लास्ट नेम असेंडिंग, और फिर आप लिख सकते हैं परसेंटेज जो है वो डिसेंडिंग में आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को आप यूज करें तो आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो एग्रीगेट फंक्शंस है बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक है सम, एक है आपके पास एवरेज, ऐसे ही आपके पास एक है काउंट, और इसके बाद है आपके पास में मिन, और ऐसे ही आपके पास है
मैक्स। तो कुल मिला के 5 फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जिसको अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें लेना चाहें तो कैसे लेंगे? अब देखिए इसमें आपको क्या है कि ग्रुप बना करके भी काम करना पड़ता है। एग्रीगेट फंक्शंस मोस्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रुप बाय के साथ ही यूज करते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है, काउंट करना है कि उसमें टोटल कितने हैं। तो जैसे आपने देखा होगा डिपार्टमेंट के अंदर एचआर के 2 हैं या सेल्स के 2 थे, ठीक है, सेल्स के 2 हैं, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट और काउंट स्टार एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आपको क्या दिखाएगा? आपको दिखाएगा सेलेक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में लिखा आएगा आपके पास, अगर सेल्स के 2 हैं तो लिखा आएगा सेल्स के सेल्स और सामने लिखा आएगा 2, ठीक है। हो सकता है कि आईटी का एक ही हो या ऐसे ही आपके पास में मार्केटिंग का एक हो। जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं उसका डिपार्टमेंट दिखा रहा है और साथ में काउंट करके भी दिखा रहा है। 2 चीजें आपको समझ में आया होगा, ये मैं आगे अभी आपको और बताने वाला हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज टेबल में से डिपार्टमेंट दिखाओ और उस डिपार्टमेंट के जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं उनको काउंट करके सामने 1, 2 या 3 जितने भी हैं वो आप डिस्प्ले करें। अब ग्रुप बाय में क्या करता हूँ? ग्रुप बाय करता हूँ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का ग्रुप कैसे कर दिया? जैसे कि आपके पास आईटी का था तो आ गया 1, ठीक है, सेल्स का था तो सपोज 2 है, ऐसे ही आपके पास हो सकता है एचआर का था, एचआर का 1 है। इस तरीके से आप कुछ और भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय किसके हिसाब से हो रहा है? जैसे आईटी का 1 है, सेल्स का 2 है, हो गया ग्रुप हो गया आपके पास। अब इसको भी आपको अगर डिस्प्ले करना है तो पहले एस वाला सेल्स का ऊपर आएगा या सेल्स को नीचे लेना है, एचआर को पहले लेना है, तो आप इनके ऊपर भी ग्रुप करने के बाद में भी अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। नम अंडरस्कोर एम्प्लॉइज क्या है? आपकी काउंट की वैल्यू, यानी कि ये जो आ रहा है ना 1, 2 या 1, यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पर जो भी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं डिसेंडिंग में। मतलब इस केस में क्या करेगा? ये पहले दिखाएगा 2 वाला, फिर दिखाएगा 1, 1 वाला, ऐसे, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ऑर्डर बाय को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बेस पर आपको सारी चीजें एक एक करके बता रहा हूं और ये मैं कह सकता हूं साइंटिफिकली कि एक दूसरे के साथ सभी कनेक्टेड है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि आप अपना एक डेटाबेस बनाएं, उसमें टेबल बनाएं और एक एक करके जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर कमांड बता रहा हूं आप अपने कंप्यूटर पे खुद प्रैक्टिकली साथ साथ कर करके देखें, वीडियोस को पॉज कर करके देखें और आप जैसे जैसे स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस स्टेटमेंट को अपने MySQL के अंदर भी आप इसको एग्जीक्यूट जरूर करके देखें। रिजल्ट वही आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। 5 रिकॉर्ड डालने हैं और 5-5 रिकॉर्ड के बेसिस पर आप ये आगे देखें। अगर आपने डिलीट कर दिया है किसी रिकॉर्ड को तो वापस आप इंसर्ट करके फिर आप कर सकते हैं। तो 5-5 रिकॉर्ड का एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है अपने पास दोस्तों वो है ऑर्डर बाय को हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशंस के साथ में भी। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं सेलेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिया और साथ में जो सैलरी है तो जो भी आपकी सैलरी है इंटू 0.1, तो उसको मैं 0.1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं एज बोनस, तो वो उसका आ जाएगा बोनस। होगा क्या? आपके पास में जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास में? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ में क्या आएगा? क्योंकि आपने सैलरी को जब मल्टीप्लाई करा 0.1 के साथ, वो क्या है? उसका एक बोनस, तो यहां आपके पास आ जाएगा बोनस, ठीक है, इस तरीके से। और वो वैल्यूज आएंगी कौन सी टेबल में से? एम्प्लॉइज में से, ऑर्डर बाय, बोनस, डिसेंडिंग। तो देखिए 5 रिकॉर्ड तो आपके पास आएंगे, लेकिन पहले रिकॉर्ड कौन सा आएगा? ये जो सबसे ज्यादा जिसका बोनस होगा, उससे कम वाले का बोनस, उससे कम वाले का बोनस। तो वैसे बेसिकली सैलरी के ऊपर ही आने वाला है। सैलरी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 के साथ, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपको दिखाएगा, लेकिन जो बोनस है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आने वाला है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस के साथ में भी, क्योंकि बेसिकली ये एक्सप्रेशन ही है और इसके हिसाब से आप उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से अगर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे फिर से अगर बात करते हैं यही सारी चीजें, तो हम लोग कह सकते हैं एज्यूम करें यही आप वापस से सारी चीजें, तो आप एज्यूम कर सकते हैं यू हैव अ टेबल एम्प्लॉइज विद द फॉलोइंग डेटा, ये आपका डेटा है। क्वेरी लिख रहे हैं, क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी, तो आप क्या कर रहे हैं? इस सैलरी के ऊपर आप यहां पर क्या लगा रहे हैं? डिसेंडिंग। क्या लिखेंगे? सिंपल सा है, क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। रिट्रीव करना है एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी,
ठीक है, तो सैलरी को आपको लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, आप स्टार भी कर सकते थे, बस वो एम्प्लॉय आईडी थोड़ी आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एम्प्लॉइज कौन सी हो गई आपके पास में? टेबल का नाम, जिसमें आपने लिख दिया है ऑर्डर बाय। किस पे ऑर्डर बाय लगाने वाले हैं आप? सैलरी पे। तो ये रही आपके पास सैलरी, और फिर आपको इसको डिसेंडिंग में लेना था। तो डिसेंडिंग से क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो रिकॉर्ड आएगा वो आएगा 3 वाले का, उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा इसका, तो फिर आएगा 4 वाले का रिकॉर्ड, उसके बाद आपके पास आएगा 2 वाले का रिकॉर्ड, और उसके बाद आएगा 1 वाले का रिकॉर्ड। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो ये पहले आपके पास 3 वाले का रिकॉर्ड आएगा लाइक माइक जॉनसन का, उसके बाद में 4 आएगा लाइक एमिली का, इसी टाइप से 2 वाला आएगा जेने का, और उसके बाद आपके पास जॉन का रिकॉर्ड आपको ऐसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें आउटपुट क्या आएगा, तो पहले आपके पास इसका, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्योंकि ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो सेम वही एग्जीक्यूट करना था आपको कोड। आप अपने कंप्यूटर पे करके जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रैक्टिकली अप्रोच पे दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट असेंडिंग। तो डिपार्टमेंट ये है आपके पास, पहले सेल्स है, सेल्स है, आईटी है, एचआर है। तो आपको इसमें से क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि आप असेंडिंग ले रहे हैं तो पहले आएगा आई। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो आप लिखते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। क्या क्या आया? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर आपको सैलरी भी लेना था। फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसको आप असेंडिंग में ले रहे हैं। साथ साथ में क्या बोल रहा है? देन बाय लास्ट नेम डिसेंडिंग। तो जो आपका जो मेन है वो तो किससे आ रहा है? असेंडिंग से। मतलब ये वाला जो है आपका वो तो है असेंडिंग। अब हो सकता है कि आपके इसके अंदर भी जो है वो 2 रिकॉर्ड एक जैसे हो, तो पहले किसको दिखाना है आपको? मतलब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। हो सकता है सेल्स में ये भी है, सेल्स में ये भी है। तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपके पास लास्ट नेम जो आ रहा है इसको आप दिखा रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में जैसा भी। तो लास्ट नेम कैसे आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आज हम लोग एक बार यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक दिखाता अपन ने ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया है कि डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल आप कैसे बना सकते हैं, रिकॉर्ड आप कैसे ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट, डिलीट, ये जो भी दूसरी टाइप की क्वेरी है, ज्वाइन वगैरह, ये सब आप कैसे लगाते हैं। ऑर्डर बाय कैसे आप लगा सकते हैं? ऑर्डर बाय को आप सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस पे भी ले सकते हो और एग्रीगेट फंक्शंस पे भी ले सकते हो, और प्रैक्टिकली अप्रोच पे भी थोड़ा बता दिया है। दोस्तों आज तो हम लोग एक बार इतना ही देखने वाले हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस, जो मैं आपको 5 नाम बता रहा था, जैसे कि सम है, एवरेज है, या मिन मैक्स काउंट जो फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपली एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, और इन एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं हैविंग क्लॉज को कैसे इनके साथ इन एग्रीगेट फंक्शंस में हम लोग यूज करते हैं, ग्रुप बाय हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। जो आपने अभी देखा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ऑर्डर बाय वाला, और ये जो अब आप देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन, दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के बेसिस पर भी आने वाले हैं। तो दोस्तों आज एक बार हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में यही सारे टॉपिक मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, अपने एग्रीगेट फंक्शंस को। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने एग्रीगेट फंक्शंस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।